तो चलो शुरू करते हैं एक और टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक जो आपके थे उसमें हमने डॉबर इनर ट्रायड और दूसरा हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या आप उसको कहते हैं न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। तो आज का जो लेक्चर है उसका पहला टॉपिक है लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन। तो चलो देखते हैं कि लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन जो है इसकी आउटलाइन क्या है, इसमें एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया गया था और वाई नॉट टुडे वी आर फॉलोइंग दिस क्लासिफिकेशन। आजकल हम जो है लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन फॉलो क्यों नहीं करते। तो चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन में सबसे पहली पॉइंट जो मैंने लिखी है वो है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ पर भी एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है वो किस बुनियाद पे है, वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहें, असेंडिंग ऑर्डर कहें, लो टू हाई कहें तो आपकी मर्जी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि 56 एलिमेंट्स वर अरेंज। लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन का टॉपिक अगर आप सिंथेटिक बोर्ड जो है उसकी बुक को फॉलो करें तो उसकी वर्डिंग है कि 56 एलिमेंट्स वर अरेंज, लेकिन एक्चुअल में ये 56 नहीं है। आप इंटरनेट का या कोई और सोर्सेज यूज़ करेंगे तो यू कैन फाइंड द डिफरेंट नंबर। सम टेक्स्ट शोज 28 पर यहाँ पर 56 है, तो यू हैव टू मेंटेन दिस। और ये पॉइंट एज ए MCQ आई तो आपको बुक को फॉलो करना है। तो 56 एलिमेंट्स वर अरेंज, but these elements were arranged in groups from 1 to 8। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूं। अरेंजमेंट जो थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे थी। इसने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था वो ग्रुप्स में किया था फ्रॉम 1 to 8। और वो जो ग्रुप जो थे उसमें जितने भी एलिमेंट रखे थे उसकी टोटल जो क्वांटिटी है, तादाद जो है वो है 56। और यहीं से कहानी को शुरू करेंगे तो ज़रा देखें कि लोथर-मेयर जो है उसने एलिमेंट्स को किस तरह से डिटेल में लिया था, किस तरह से उनको अरेंज किया था, उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि इसमें इसने जो पॉइंट बताई है वो ये कि ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। इसने क्या किया था कि जब एलिमेंट को मासेस की बुनियाद पर अरेंज कर लिया तो उसने एक चीज़ देखी, वो ये कि अगर हम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को अगर एलिमेंट की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो देयर काइंड ऑफ ए रिलेशन बिटवीन देम, यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके जो क्या कहते हैं एटॉमिक मासेस, उनके बीच में किसी न किसी तरह का कोई रिलेशनशिप आ रहा था। तो ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, या इवन एटॉमिक वॉल्यूम है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है वो एटॉमिक वॉल्यूम ली गई है, जिसको एटॉमिक मास के साथ कंपेयर किया है। और इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ हमने बनाया है। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि हमने लिया है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और एटॉमिक वॉल्यूम इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो जो एलिमेंट इस पूरी अरेंजमेंट में जितना ऊपर लिखा जाएगा उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, और उस सीक्वेंस में जितना एलिमेंट को नीचे लिखा जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो उसको एक रेगुलर पैटर्न से एक ग्राफ मिलाए जिसको रफ स्केच से मैंने बनाया है। जब इसने एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को एटॉमिक वॉल्यूम के साथ ग्राफ में जब कंपेयर किया तो इसने देखा कि वो एलिमेंट जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वो इस ग्राफ के अंदर सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। द एलिमेंट शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व। ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और रुबिडियम है। ये आप देख सकते हैं कि ये 4 एलिमेंट एज ए सैंपल हमने लिए हैं। यू कैन सी दीज एलिमेंट्स कम इन द सेम पोजीशन ऑन द कर्व, यानी कर्व जो थी ग्राफ की उसमें एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। तो एक ही पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। और आप सब जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम ये सब के सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट हैं। एंड एज यू नो कि दिस ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, कि ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन या इवन आयोडीन, ये भी एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं लेकिन एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, तो एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं। और आप सब जानते हैं कि हैलोजेंस जो हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स हैं। आप ये भी तो जानते हैं कि ऑल हैलोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, so there are so many properties in common between the halogen। तो उसकी जो फाइंडिंग है उस पर हम बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द कर्व। जब एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ जब कंपेयर करोगे तो लोथरमेयर ने कहा कि ऐसा करने से जो एलिमेंट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं वो उस ग्राफ के अंदर, वो उस कर्व के अंदर एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि आप देखें कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो इस ग्राफ के अंदर पीक पे आ रहे हैं, तो अल्कली मेटल्स आप जानते हैं कि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये सब के सब एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द लोथरमेयर। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हैलोजेंस जो हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और टिपिकल नॉन मेटल्स भी हैं। ये इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ जो अभी आपको बताना बाकी है वो ये कि जो नोबल गैसेस हैं उसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ना इसमें मेंशन है। ट्रांजिशन मेटल की पोजीशन जो है वो इन दोनों के बीच में आती है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो हैलोजन से ऊपर आते हैं और अल्कली मेटल के नीचे आते हैं। दैट मीन्स कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके जो एटॉमिक वॉल्यूम्स हैं वो अल्कली मेटल से थोड़े से कम हैं लेकिन नोबल गैसेस से थोड़े से बड़े हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लोथरमेयर ने जब एटॉमिक मासेस को फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर किया तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट occupy the same position on the curve. This was the basic point of this particular topic, जो कि लोथरमेयर क्लासिफिकेशन है। तो अब आते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में डिफेक्ट क्या है कि अब आजकल हम इस क्लासिफिकेशन को फॉलो क्यों नहीं करते। उसका बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि देयर इज नो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कोई भी मैथमेटिकल सिंपलेस्ट रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अगर ये रिलेशनशिप होता तो फिर हम क्या कहते, या तो इन्वर्स होता या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता। मेरा मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि एटॉमिक मास बढ़ने से या तो वॉल्यूम बढ़ता या तो वॉल्यूम कम होता, लेकिन यहाँ पर कहीं वॉल्यूम बढ़ भी रहा है और कहीं वॉल्यूम कम भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें लिथियम का मास अगर 7 है तो फ्लोरीन का मास है 19, तो लिथियम टू फ्लोरीन तक एटॉमिक मास बढ़ा है तो वॉल्यूम कम हुआ है। लेकिन अगर फ्लोरीन से सोडियम की तरफ जाएं तो फ्लोरीन का मास 19 है लेकिन सोडियम का मास 23 है। ठीक है, तो फ्लोरीन टू सोडियम भी तो मास बढ़ा है, लेकिन फ्लोरीन से सोडियम तक मास तो बढ़ा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कम होने के बजाय वॉल्यूम बढ़ा है। तो मैं जो बात कहने वाला हूँ वो ये है कि मास तो जो है वो एक्स एक्सिस पे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम और कभी ज़्यादा, यानी जो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो रेगुलर पैटर्न से नहीं है। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम इन द लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। तो होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे कि लोथरमेयर क्लासिफिकेशन में एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया था, ग्राफ किस तरह से बनाया था और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। तो दैट्स इट। चलो भाई, अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। नाउ दिस इज मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव जो था रशियन केमिस्ट, उसने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसकी आउटलाइन क्या है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम टॉपिक की बेसिक जो पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इस टॉपिक को खींचेंगे नहीं, ना रिक्वायरमेंट है, आप सब जानते हैं। तो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहली पॉइंट तो सेम स्टोरी जो मैंने आपको टॉपिक के बिगिनिंग में कही कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो मासेस की बुनियाद पे है। तो सबसे पहली पॉइंट तो आपकी यही है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज बेस्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी मेंडलीव ने भी एलिमेंट को जो अरेंज किया था वो भी एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया था। असेंडिंग ऑर्डर यू नो फ्रॉम लो टू हाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो ये कि मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन इज बेसिकली द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, कैसे है हम सीखेंगे।
तो चलो शुरुआत करते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पहला पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। जैसे हमने न्यूलैंड्स लॉ पढ़ा था ऑक्टेव का, ऐसे ही मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है। मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो जरा देखें। लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये सेंटेंस आपने कई बार पढ़ा होगा, तो चलो सीख लेते हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। लिखा है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दे शो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियोडिसिटी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज व्हेन दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इस जुमले का मतलब है कि जब भी हम एलिमेंट्स को मासेस की बुनियाद पे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज करेंगे, तो होगा क्या, एक रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज जो होंगी वो रिपीट होंगी। जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में फॉर एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी न्यूलैंड्स की ही एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी बात तो सेम टू सेम होगी, यहाँ पर भी एक रेगुलर इंटरवल पे भी क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। लेकिन मेंडलीव कहता है कि ये जो प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन हो रही है ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है वो एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज किया है। फर्ज करो कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते प्लेस ऑफ डिस्कवरी, कि वो डिस्कवर कहाँ हुआ, उस जगह जहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उस बुनियाद पे अरेंज करते, तो क्या फिर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती? डेफिनेटली नहीं होती। या फिर हम एलिमेंट को कलर की बुनियाद पे अरेंज करते तो क्या रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती? नहीं होती। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जो रिपीटेशन हो रही है, पीरियोडिसिटी जो शो हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वी हैव अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ascending order of atomic masses. So this is the basic point of the Mendeleev's periodic table. तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आते हैं कि Mendeleev's periodic table जो है उसके salient features क्या हैं, वो टेबल दिखता कैसा है, फिर हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस की भी और उसके डिसएडवांटेजेस की भी। तो इसके जो salient features हैं उसमें एक पॉइंट तो आपको याद होनी चाहिए कि Mendeleev's periodic table contains 7 period and 8 group। ये आपकी जो बुक है सन टेक्स्ट बोर्ड की उसकी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ 7 पीरियड, जबकि सम टेक्स्ट शोज 12 पीरियड जो कि करेक्ट है, लेकिन अभी आपको अपनी बुक को फॉलो करना है। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप। और जो पीरियड्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो लेफ्ट टू राइट काउंट की जाती हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं ये वर्टिकल होते हैं जो कि टॉप टू बॉटम जो है एलिमेंट्स को ऐसे काउंट किया जाता है। तो होपफुली कि हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, नंबर 1। एक बात और भी याद रखने की है कि अगर हम पीरियड की बात कर रहे हों तो लिखा है कि इन पीरियड्स एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी जब हम एलिमेंट को पीरियड में अरेंज करते हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे देन एलिमेंट्स वर अरेंज विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी ग्रुप में एलिमेंट को प्रॉपर्टीज वाइज रखा जाता है और पीरियड में एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे रखा जाता है। तो ये बेसिक थीम है इस पूरे टॉपिक की, तो होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ देखें। एक और पॉइंट हमारे यहाँ पर कि वैकेंट प्लेसेस वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव की एक और जो बेसिक पॉइंट है वो ये भी है कि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में 2-3 जगहों पे इसने वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जिनको फ्यूचर में डिस्कवर होना था। He left vacant places for the element to be discovered and he named those elements as you can see eka boron, eka aluminum and eka silicon। तो eka बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इसका मतलब ये है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये एलिमेंट नॉन थे, लेकिन इनके बाद जो एलिमेंट थे उसकी जगह पे इसने वैकेंट प्लेस छोड़ दी। तो बोरॉन के बाद एका बोरॉन, एल्यूमिनियम के बाद एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद एका सिलिकॉन। तो नॉट ओनली मेंडलीव लेफ्ट द वैकेंट प्लेसेस फॉर दोज एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, बट ही आल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट एज वेल। पर उस मेंडलीव जो था उसने उन एलिमेंट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो दोज एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द सेम पोजीशन लेफ्ट बाय द मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव ने जो स्पेस छोड़ी थी
वही प्लेस उन एलिमेंट्स को मिली और साथ साथ मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी ऑलमोस्ट उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम आई थी। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग पॉइंट रिगार्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलते हैं आगे। अब आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में एक तो यह है कि स्टडी वाज सिस्टमेटिक, या आप यूं लिख सकते हैं कि स्टडी वाज मेड सिस्टमेटिक। एलिमेंट की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक हुई। कैसे कि मिसाल के तौर पर जो भी एलिमेंट एक ग्रुप में रखा जा रहा था उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का पता है तो इनडायरेक्टली उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का भी पता है। जैसे अगर हम देखें कि अल्कली मेटल सारे एक ग्रुप में रखे गए तो अगर हम अल्कली मेटल में से किसी एक के बारे में हम जानते हैं तो इनडायरेक्टली हम सभी एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट जो हैं उन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक पॉइंट। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट वाज मेड पॉसिबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था उसमें जो वैकेंट प्लेसेस छोड़ी गई थी उन एलिमेंट्स के लिए जिनको डिस्कवर होना था, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वैकेंट प्लेसेस का छोड़ना मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्शन थी। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे उनके बारे में क्या थी, प्रिडिक्शन थी। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है इसके फेवर में, वो है कि करेक्टेड मेनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने अपने वक्त में जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत कंसीडर किया जाता था, मेंडलीव आल्सो करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स एज वेल। इसी तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जो हैं 2-3 पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है नो प्लेस फॉर आइसोटोप, नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन एंड नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ना आइसोटोप को प्लेस दी गई थी, ना हाइड्रोजन को प्लेस थी, और ना ही यहां पर जो प्लेस थी किसको, नोबल गैसेस को। अब आप जानते हैं कि आइसोटोप तो एक ही एलिमेंट के एटम है जिनके मासेस में डिफरेंस होता है। तो अगर उसने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्लेस किया, सपोज कार्बन को प्लेस किया, तो कार्बन 12 को तो प्लेस किया, पर कार्बन 12 के बाद 13 भी है, कार्बन 12 के बाद कार्बन 14 आइसोटोप भी है, तो बाकी आइसोटोप को प्लेस नहीं मिली। ही ओनली पुट वन आइसोटोप ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को तो मासेस की बुनियाद पर अरेंज करते जा रहे हैं, तो आइसोटोप तो होते ही डिफरेंट बाय मासेस हैं। ही गिव द प्लेस फॉर वन आइसोटोप बट नॉट फॉर द ऑल। एक बेसिक डिफेक्ट ये भी है। एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर पुट टुगेदर इन द सेम ग्रुप। यानी मेंडलीव ने कुछ जगहों पे क्या किया कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो थे उनको क्वाइनेज मेटल के साथ रख दिया, और क्वाइनेज मेटल आप जानते हैं जैसे लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। अब ये अल्कली मेटल्स और क्वाइनेज मेटल ये टोटली डिफरेंट मेटल्स हैं। क्वाइनेज मेटल जिसको कहते हैं जिससे कि क्वाइंस बनते हैं, क्वाइनेज मेटल का नाम तो यूं ही पड़ा है। अब क्वाइनेज मेटल सब के सब पानी के साथ लेस रिएक्टिव हैं, अल्कली मेटल एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। क्वाइनेज मेटल जो होते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनाते, जबकि अल्कली मेटल जो होते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ मेटल। तो अल्कली मेटल और क्वाइनेज मेटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट हैं, लेकिन एक ही ग्रुप में रख दिया। दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक और पॉइंट है, एट सम प्लेसेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस वाज कंप्रोमाइज्ड। कुछ जगहों पे मेंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे जो अरेंजमेंट थी उसको कंप्रोमाइज कर दिया। मतलब करना तो ये था कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको पहले, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रखता। लेकिन जहाँ पर बात को उलट कर रहा है, 2-3 जगहों पे क्या किया कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट है उसको पहले रख दिया और कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रख दिया, ताकि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिव ग्रुप के साथ मैच हों। लेकिन एटॉमिक मास कंप्रोमाइज हो गया। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, तो उसूलन आर्गन को बाद में रखना था और पोटेशियम को पहले रखना था, क्योंकि पोटेशियम का मास कम है और आर्गन का मास ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज जो थी उनको जो है फेवर करना था, तो उसने कहीं कहीं क्या किया, एटॉमिक मास को डिसफेवर किया। सो दिस इज बेसिक ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।